साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। 2024 की करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी अपनी पुरानी वाली नीतियों पर लौटकर वापस आ रही है। साथियों, एक तो मैं पहले आपको बताऊं कि पहले बीएसपी उपचुनाव लड़ा करती थी, लेकिन उसके बाद बीएसपी ने उपचुनाव लड़ना छोड़ दिया। और साथियों, अब फिर बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ना शुरू कर रही है। और साथियों, एक खास बात क्या है कि बीएसपी पहले क्या किया करती थी। जब भी कोई चुनाव आता था, लोकसभा का चुनाव आए या विधानसभा का चुनाव आए, तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया 6-6 महीने पहले अपने प्रत्याशी कैंडिडेट घोषित कर दिया करती थी। साथियों, एक बार फिर मायावती जी ने वही प्रक्रिया अपनाई है, पहले वाली प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के तहत बहन जी ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। अब उसी पैटर्न पर, उसी प्रक्रिया पर मायावती जी दोबारा लौट रही है। साथियों, एक खबर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मायावती जी ने लगभग कटहरी की विधानसभा सीट से उपचुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। यह भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर बहुजन समाज पार्टी 6 महीने पहले अपना प्रत्याशी घोषित करती है तो उसके क्या लाभ, क्या उसके फायदे होते हैं पार्टी के लिए। तो सबसे बड़ा फायदा साथियों ये होता है कि जो भी विधानसभा में जितने भी गांव आते हैं, वो प्रत्याशी 6 महीने में एक एक गांव को टच कर देता है। प्रत्येक गांव में उस प्रत्याशी के प्रोग्राम होना संभव हो जाते हैं। और जो क्षेत्र की जनता है, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है, जो वोटर है, उनके बीच भी एक अच्छा खासा संदेश पहुंच जाता है कि इन साहब को मायावती जी ने टिकट दिया और ये इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो वहाँ का वोटर है वो भी उनके बारे में जानकारी निकाल लेता है और वहाँ पर साथियों बसपा का वोट बैंक मजबूत हो जाता है। और जो बीएसपी के तमाम और नेता है, जो प्रत्याशी के लिए कार्य करते हैं, जो कार्य करता है, वो भी साथियों बड़े ही जोश के साथ, जिसकी बिरादरी का कार्यकर्ता होता है, अपनी अपनी बिरादरियों में अपनी अपनी बिरादरी के बड़े बड़े नेताओं को ले जाकर वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। और वो नेता, अगर किसी बिरादरी के नेता का किसी गांव में 500 वोट भी हैं या 50 वोट भी हैं, तो वो नेता उन 50 वोटों से संपर्क करता है और फिर साथियों इस तरह प्रत्याशी की स्थिति मजबूत हो जाती है। और इसलिए मायावती जी ने एक बार फिर अपने पुराने वाले पैटर्न में 6 महीने पहले से ही प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर दिया। और जो कटहरी की विधानसभा सीट है अंबेडकर नगर की, इस सीट पर जो खबर मिली है सूत्रों के हवाले से, लगभग साथियों एक प्रत्याशी है कृष्ण कुमार पांडे। कृष्ण कुमार पांडे को मायावती जी यहाँ का प्रत्याशी बना रही है, कटहरी की लोकसभा सीट का। और साथियों इस बार मायावती जी ने एक रणनीति बनाई है कि 6 महीने 5 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करके 10 की 10 उपचुनाव की सीट जीतने की रणनीति। क्योंकि पिछले कई सालों से बीएसपी चुनाव में हार का सामना करती आ रही है और जो वोट बैंक बीएसपी का खिसक गया, उस वोट बैंक को इस उपचुनाव के सहारे बीएसपी अपने पाले में दोबारा वापस करना चाह रही है। क्योंकि इस तरह साथियों एक छोटा मैच होता है वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल, इसी तरह साथियों ये भी एक जो उपचुनाव है, ये आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। और इसी के बेस पे आगे 2027 की जो नींव है वो रखी जाएगी। इसी से आप अंदाजा लगा लेंगे कि आखिरकार 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ साथियों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बहन जी के खिलाफ षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया और बहन जी के वोट बैंक पर डाका डालने की तैयारी कर दी। इस बार बहुजन समाज पार्टी को उनको भी रोकना है और एक तरफ मायावती जी को भाजपा से भी लड़ना है और एक तरफ बहन जी को भाजपा से भी लड़ना है। क्योंकि जो बीएसपी के ऊपर बीजेपी की बी टीम का ठप्पा लग गया है, उस ठप्पे को भी इस बार बहन जी को उतारना है। जो दाग लग चुका है, इस दाग को भी साथियों धुलना है। अगर इस दाग को बीएसपी धुलने में नाकाम रही तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी बीएसपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन मैं अभी एक नेता को देख रहा था जो साथियों अब से तकरीबन 10 साल पहले बसपा के अंदर हुआ करते थे, जिनका नाम विनोद हरित है। उनका यह कहना है कि मायावती जी को किसी भी नेता को पार्टी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर किसी को पार्टी से बाहर निकालना पड़े तो उसको निकालने में कोई फायदा नहीं है,
भले ही उसको आप साइड कर दीजिए, भले ही उसको आप छोटा पद दे दीजिए, अगर वो छोटे पद पे भी रहा पार्टी में तो वो पार्टी के लिए कार्य करेगा। और जितने भी बीएसपी के नेता हैं, जो पूर्व के नेता जिनको मायावती जी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, उन नेताओं को सभी को पार्टी में दोबारा घर वापसी करानी चाहिए, क्योंकि उन नेताओं के मन में कहीं ना कहीं ये अलग है। पार्टी तो सिर्फ एक ही है, बहुजन समाज पार्टी, और बहन जी की एक आवाज पे सारे के सारे पुराने नेता पार्टी में दोबारा आ जाएंगे। और उन्होंने साथियों एक बात और बोली कि बहन कुमारी मायावती जी को जितने भी बीएसपी ने कैंडिडेट इस बार लड़ाए लोकसभा के चुनाव में, एक एक कैंडिडेट से, एक एक प्रत्याशी से बात करनी चाहिए कि आखिरकार आपके सामने समस्या क्या रही है, आपकी हालत इतनी खराब क्यों रही है। क्योंकि जो पार्टी में साथियों अंदरूनी मनमुटाव चलता है नेताओं को लेकर, वो बात भी बहन जी के पास जानी चाहिए। और जो आज बीएसपी का कार्यकर्ता जमीन पर कार्य नहीं करता, उनको भी टाइट रखने की जरूरत है। और ये बात भी सही है कि चुनाव लड़ने के लिए किसी भी पार्टी को पैसे की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, भले ही उसके ऊपर आप 200 से लेकर 500 रुपए तक की रसीद काटिए, लेकिन उनसे समय समय पर रिपोर्ट मांगिए, नेताओं को टाइट करिए, ताकि वो फील्ड में काम करे और वोट बैंक को मजबूत करे। साथियों इस बार मायावती जी ने सबसे पहले कटेरी की विधानसभा सीट से लगभग कृष्ण कुमार पांडे को विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया। और इस बार बहन जी बड़े ही दमखम के साथ, बड़ी ही रणनीति के साथ विधानसभा के चुनाव में एंट्री कर चुकी है, जो कि उपचुनाव है इस बार का, जो अब से लगभग 6 महीने बाद है। और एक तरफ साथियों भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने अलीगढ़ की घटना को लेकर सरकार को खास अल्टीमेटम दिया है। अलीगढ़ में साथियों 2 घटनाएं हुई। एक तो गौरव कुमार जाटव को जातिवादी लोगों ने मार के नदी में गिर दिया, फिर वहां पर चंद्रशेखर रावण ने आंदोलन भी किया, धरना भी किया, वहां पर बसपा के लोग भी पहुंचे, उन्होंने भी साथियों वहां पर बहुत ज्यादा आंदोलन किया। लेकिन साथियों एक और घटना अलीगढ़ में हो गई। एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद फरीद है, उस व्यक्ति को वहां के लोगों ने चोरी के शक में पीट पीट कर मार डाला। अब किसी को चोरी के शक में पीट कर मारना, क्या ये सही बात है? अब आप सपोज करिए अगर वो चोरी उसने की ही ना हो और आप उसको मार देते हैं, तो क्या ये सही रहेगा? और अगर कोई आपका सामान चुरा भी लेता है, चोरी कर भी लेता है, तो उसके लिए पुलिस है, वकील है, कानून है, अदालत है। सबसे पहले आपको चोर को पकड़कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, उसको पुलिस में दीजिए, उसको थाने में दीजिए, पुलिस खुद उसको देख लेगी। लेकिन जब तक किसी के ऊपर भी आरोप साबित न हो, उसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। और खासकर पब्लिक को भी ऐसे किसी को मारने का अधिकार नहीं है। और एक मुस्लिम व्यक्ति को, मोहम्मद फरीद के नाम के व्यक्ति को वहां की जनता ने पीट पीट कर मार डाला। इस पर चंद्रशेखर रावण ने क्या कुछ कहा है अपनी स्क्रीन पर देखिए। अलीगढ़ में चोरी के शक में मोहम्मद फरीद को इस बेरहमी से पीटा गया कि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना बेहद पीड़ादायक और दंडनीय है। मैं अलीगढ़ पुलिस से सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई करने की मांग करता हूं और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मॉब लिंचिंग पर शीघ्र ही सख्त कानून बनाने की मांग करता हूं। यूपी गवर्नमेंट से मृतक फरीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग करता हूं। मैं शीघ्र ही मृतक फरीद के परिजनों से मिलने अलीगढ़ जाऊंगा। मेरी संवेदनाएं उसके साथ है। जस्टिस फॉर मोहम्मद फरीद। चंद्रशेखर रावण ने यहां पर साथियों मुस्लिम के लिए भी आवाज उठाई है। चंद्रशेखर रावण इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा का चुनाव जीतकर आए नगीना की लोकसभा सीट से, और उनको वहां पर सर्व समाज ने वोट दिया। और जो मुख्य रोल रहा, मुस्लिमों का मुख्य रोल रहा वहां पर चंद्रशेखर रावण को चुनाव जिताने का, क्योंकि उस सीट पर साथियों लगभग 50% मुस्लिम समाज की आबादी है नगीना की सीट पर। और चंद्रशेखर रावण तो सबके मसीहा है, वो सबकी बात सुनते हैं, वो सबके लिए आवाज बुलंद करते हैं। तो एक बार फिर चंद्रशेखर रावण ने मुस्लिमों के लिए आवाज उठाई है और सरकार से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी मांगी उनके लिए। और उनके आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जल्द से जल्द जेल में डाल दिया जाए। साथियों आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।